प्रथमेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कान्हा क्षेत्र में 10 दिनों से चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन। एमपी और छत्तीसगढ़ की फोर्स रोक रही है नक्सलियों को। 22 नक्सली है जिले में घुसने की फिराक में। छात्रावास पंचायत और सूने मकानों को निशाना बनाने वाले 6 चोर गिरफ्तार। 4 लाख का सामान भी बरामद। चलते ऑटो से गिरने से एक व्यक्ति की मौत। रोजगार मेले में पहुंची 30 कंपनियां। 1,500 से अधिक युवाओं का किया गया चयन। और बालाघाट एक्सप्रेस के कटंगी कार्यालय का समारोह पूर्वक हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। नक्सलियों को बालाघाट जिले की सीमा में घुसने से रोकने के लिए बालाघाट और कवर्धा जिले की पुलिस टीम 10 दिनों से ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। खुद पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए फोर्स को निर्देश दे रहे हैं। बताया गया है कि 22 नक्सलियों के क्षेत्र में होने और जिले में घुसने की फिराक में थे। इस पूरे मामले के संबंध में एसपी श्री जयदेवन ने बताया कि उस क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर 400 फोर्स तैनात किए गए हैं, जिन्हें 10 ग्रुप में बांटकर पूरे क्षेत्र की सर्चिंग की जा रही है। श्री जयदेवन ने कहा कि नक्सलियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अभी खाना नेशनल पार्क और मंडला मोतीनाला थाना के आसपास जो भी एरिया है, इस एरिया में पिछले एक हफ्ते से नक्सलियों का मूवमेंट का खबर मिली है। उस खबर के मुताबिक हमने छत्तीसगढ़ स्टेट से बात करके डिस्ट्रिक्ट खबरदा एसपी से मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन हमने शुरू किए हैं, जिसमें लगभग 400 के आसपास फोर्स लगी हुई है। पूरा एरिया हम कवर कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी मतलब कोने को नहीं छोड़ रहे हैं। क्या लगता है सर, अब तक किस तरह का रिपोर्ट मिल रहा है? क्या सफलता मिलेगी आपको? 400 जवान जंगल में सफलता तो एरिया डोमिनेशन है। उस एरिया में नक्सली घुसने से हम रोक लगाए हुए हैं अभी। सो पूरा एरिया को हमने डोमिनेट कर लिया। पूरे एरिया में हमारे फोर्स है सभी जगह पे, नियरली 15-16 ग्रुप्स लगा के पूरा एरिया हमने कब्जा कर लिया है। कितनी संख्या हो सकती है? क्या पुलिस के पास इसका रिपोर्ट है संख्या को लेकर? संख्या वही है, एक विस्तार प्लाटून यहाँ मूव कर रही है। लगभग 22 लोगों का संख्या मिल रही है, खबर मिल रही है। पुलिस कब से प्रयास कर रही है? ऑपरेशन तो पिछले 10 दिन से चल रहा है। रेगुलर इंटरवल पे हम पार्टियों को चेंज करते रहते हैं, सो ताकि कंटिन्यूस डोमिनेशन करने से क्या होता है, नक्सल हमारे एरिया में घुसने से रोक लगाया जाता है। ये चलते रहेगा? ये चलते रहेगा। बिरसा पुलिस ने क्षेत्र और आसपास की पंचायतों में एलईडी कंप्यूटर सहित अनेक कीमती सामान चुराने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर 4 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम खापा निवासी लोकेश चौहान और आदित्य ठाकरे, चिल्लौद निवासी देवीलाल और महेंद्र सोनवा ने गर्रा निवासी जितेंद्र गौतम और पिपरिया निवासी विश्राम पटले को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 एलईडी, 4 सीपीयू, 3 मॉनिटर और मोटरसाइकिल सहित 4 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। यह सभी चोर पंचायतों के अलावा सूने मकानों को भी निशाना बनाते थे। दिनांक 5/6/2018 को थाना बिरसा में एक चोरी की रिपोर्ट हुई थी, जिस पर से कि पंचायत भवन में से एलसीडी, कंप्यूटर और प्रिंटर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिस पर से तत्काल गंभीरता से मामले को लेकर के आईजी बालाघाट, डीआईजी बालाघाट, एसपी बालाघाट के निर्देशन में एक टीम बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी बिरसा, सब इंस्पेक्टर राकेश शर्मा एवं उनकी टीम को लगाया गया। साथ ही साइबर के भी लोग लगाए गए थे। दिनांक 7/6/2018 को 2 लोग संदिग्ध अवस्था में एक एलसीडी टीवी ले जाते हुए सब इंस्पेक्टर राकेश शर्मा को दिखे, जिस पर से उनके द्वारा रोक करके पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा ये टीवी पंचायत बिरसा के गांव सलगढ़ से चोरी करना बताया गया। तत्काल उनको कस्टडी में लेकर के उनसे गंभीरता से पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा और भी थाना क्षेत्र कटंगी, भिलोड़ी और थाना क्षेत्र लाल बर्रा की कुछ चोरियों को करना कबूल किया गया, जिस पर से उनके सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम द्वारा तत्काल उनको कस्टडी में लेकर के मशरूका बरामद किया गया, जिसको कि 41/1/4 में बरामद करके संबंधित थाना प्रभारियों को सूचना दी गई है। और संबंधित थाना प्रभारी जिनके यहाँ पर ये पूर्व में चोरी की वारदात हुई है, वो भी आकर के इन आरोपियों का माननीय न्यायालय से
रिमांड लेकर के उस संबंध में भी पूछताछ करेंगे और अन्य भी चोरियों की खुलासा होने की इसमें संभावना। कुल कितने आरोपी है और क्या क्या सामान गिरा? अभी हमारे पास में लगभग 6 आरोपी हैं और 6 आरोपियों से हमको 6 LCD टीवी, 4 CPU, 3 मॉनिटर, 1 प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, रिसीवर, 1 UPS, 2 गैस सिलेंडर, 1 मोटरसाइकिल जिस पर वो ले जाते हुए माल पकड़ाए गए हैं। लगभग 4 लाख रुपए का मशरूका अभी बरामद है और रिमांड लेकर के पूछताछ की जाएगी। आगे और भी चोरियों का खुलासा होने की संभावना है। सर चोर कहाँ के हैं? चलते ऑटो से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा ग्राम सोनगुड्डा के पास हुआ। मृतक का नाम मोहर लाल कुसरे बताया गया है। जानकारी के मुताबिक मोहर अपने गांव के 10 लोगों के साथ किराए के ऑटो से एक बारसा कार्यक्रम में ग्राम जालदा गया था। वहां से लौटते समय चलते ऑटो से गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या नाम आपका? सिंह खसरे। ये कौन लगते हैं आपके? ये भी भाई है। भाई है। हाँ। क्या नाम था इनका? मोहर सिंह। क्या हुआ था इनको? ऑटो से गिर गया। कब? बुधवार रात। कहाँ जा रहे थे? ये बारसा घर में। हाँ? बारसा घर। बारसा घर जा रहे थे? जालदा में। कहाँ से जा रहे थे? एक्को से। एक्को से गया जालदा से आपसी आया तो आपसी में गिरा। अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये 4 घाट के बीच में। अब पता नहीं कैसे गिरा, तो वो साइड में बैठा था ड्राइवर के पास में, हम बीच में बैठा था, तो ड्राइवर रोका उसको, गिर गया करके। तो उसको जिले के शिक्षित एवं तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित इस रोजगार मेले में 3000 से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया, जहां देश भर से आई विभिन्न कंपनियों ने 1731 युवाओं का चयन किया। आपको बता दें कि इस रोजगार मेले में देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 300 कंपनियों के प्रतिनिधि युवाओं के चयन के लिए आए थे। वहीं रोजगार की तलाश में जिले भर से 12,000 से अधिक युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस कार्यक्रम के दौरान स्वरोजगार के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण स्वरूप चेक का वितरण किया गया। रोजगार मेले के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने इस आयोजन को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए युवाओं के लिए अन्य विकासोन्मुखी योजनाएं लाने की बात कही। रोजगार मेले लगने के कारण वहीं पे कंपनियां आती हैं और वहीं पे हम लोग अपना वहाँ पर जिसमें जिसको इंटरेस्ट है उसमें नौकरी पाने के लिए सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज इस मेले में आप लोग अपने चयन के माध्यम से जो रोजगार का तलाश करेंगे, और जैसे अभी हमारे अनिल भैया ने कहा कि रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने वाले बने, तो निश्चित रूप से यदि हम जो भी काम करते हैं तो बड़े हिम्मत और साहस के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में करेंगे, तो जो काम करेंगे उसको हमारा ये काम हमारा ही आदर्श है और प्रेम के साथ उस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से उस काम में अच्छा होगा और बहुत सारे लोगों को हम काम देंगे और हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसके लिए मैं कहूँगी कि यहाँ पर सब लोग, आप लोग इस रोजगार मेले में आए हैं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वहीं कलेक्टर DV सिंह ने विभिन्न कंपनियों से बालाघाट क्षेत्र व क्षेत्र से जुड़े स्थानों पर स्वरोजगार उपलब्ध कराए जाने की बात कही। वहाँ पर आप अपना रिज्यूम और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप जाइए, वो आपसे बात करेंगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखेंगे और आपकी योग्यता क्षमता का आकलन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि वो आपको किस तरह के पैकेज पर कौन सी नौकरी दे सकते हैं। इस चीज़ को भी यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले जो हम लोग मेले लगाते थे या जो पहले लगते थे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं आते थे। कुछ परिणाम आते जरूर थे, लेकिन उसमें हम रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, लोग आते थे, पंजीयन कर लेते थे, उसके बाद चले जाते थे। फिर किसको रोजगार मिला किसको नहीं मिला इसकी जानकारी न हमको रहती थी और न
इसके बारे में पता चलता है। इस बार पूरी व्यवस्था हमने यहाँ बदल दी है। जितने नियोक्ता आए हैं वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे। हमारे जो अधिकारी लगे हुए हैं वो पूरा रजिस्ट्रेशन आपका करेंगे और हमको ये स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि कौन सा बच्चा या कौन सी बच्ची जिसको रोजगार ऑफर किया गया है और विधिवत उसका कंपनी चयन करके नियुक्ति पत्र देने की कार्रवाई करेगी। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को लोन उपलब्ध किए हैं, लेकिन जो आज का कार्यक्रम है वो रोजगार मेला है, जिसमें हमने अपने प्रदेश के और प्रदेश से बाहर की कुछ ऐसी कंपनियों को बुलाया है जो उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से रोजगार उपलब्ध करा सकेंगी। आज लगभग 20 से 25 कंपनियां यहाँ पे उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ 8,000 से 10,000 अभ्यर्थियों के आने की संभावना है। पंजीयन हमारा स्टार्ट है, उनकी काउंसलिंग भी हम लोग कर रहे हैं और कमरों में कंपनियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो कंपनियाँ क्या क्या चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करेंगी, क्या वेतनमान होगा और इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग करानी होगी। बाहर की बड़ी कंपनी आई होंगी जिले का सर्वाधिक प्रसारित और सबसे लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र बालाघाट एक्सप्रेस के कटंगी कार्यालय का 7 जून को समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। कटंगी में सिवनी रोड पर स्थित इस कार्यालय का शुभारंभ पूजा अर्चना के बाद रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केशर बिसेन, बालाघाट एक्सप्रेस के प्रधान संपादक उमेश बागरेचा, क्षत्रिय राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा, प्रतिष्ठित नागरिक विजय अग्रवाल, संजय अग्रवाल, कोमल चंद पिंचा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आप काटो, आप काट कर लीजिए, मुझे भी काट कर लीजिए। काट खोलिए। काटो डॉक्टर। नीचे से चेयर एडिशन हो गया है। इस समारोह को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केशर बिसेन ने कहा कि कलम में वह ताकत होती है जो तलवार में भी नहीं होती। बहुत अच्छा है, बालाघाट जिला का पूरा समाचार आता है और इसमें हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा। हर प्रकार के जो भी घटनाएं घटती है किसी भी स्तर की, उसके लिए भी सहयोग रहेगा। और सुरजीत सिंह भाई ने लिए हैं पेपर की एजेंसी और पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कलम में वो ताकत होती है जो तो तलवारों में नहीं होती है। देखने के माध्यम से हम समाज की दिशा और दशा बदल सकते हैं, देश का भविष्य बदल सकते हैं। अधिवक्ता संजय खोबरागड़े ने कहा कि अखबार की ताकत तोप और तलवार से ज्यादा होती है। उन्होंने बालाघाट एक्सप्रेस की खबरों के संकलन की काफी तारीफ की। आज देश के अंदर में पत्रकारों का जिस तरीके से पत्रकारिता जगत के चलते देश की जो सरकारी जिसकी खामियां अच्छाइयाँ वगैरह सारी चीज़ें प्रकाशित होती है, देश का जनमानस उससे अवगत होते रहता है। और पत्रकारिता के संबंध में ये है कि तोप निकालो न तलवार निकालो, निकालना है तो अखबार निकालो। अखबार वो ताकत है, तोप और तलवार से ज़्यादा अखबार है। एक तलवार से एक आदमी मारा जा सकता है और तोप से कई लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन समाज को जागृत करने के लिए पत्रकारिता बड़ा अहम है। और आज के संदर्भ में मैं सुरजीत भाई ठाकुर को बधाई देता हूँ। एक सशक्त कलम को बालाघाट एक्सप्रेस, बालाघाट की सरजमी से निकला हुआ ऐसा पेपर जो बालाघाट के दूर अंचलों में जाकर ये बालाघाट की जनमानस को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराता है। ऐसी पत्रकारिता के लिए उसे सुरजीत भाई ठाकुर को हार्दिक मंगल कामनाएं और साथ ही साथ बालाघाट एक्सप्रेस समूह के तमाम जितने संपादक मंडल है, कार्यकाल काम करने वाले साथी हो, उनको मेरी ओर से हार्दिक मंगल। कटंगी के युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत होमनेकर ने कहा कि बालाघाट एक्सप्रेस एक अखबार है जो जमीनी स्तर पर कार्य करता है। बालाघाट जिला का यह एक ऐसा अखबार है जो एक जमीनी स्तर से काम करता है।
और एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी घटनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं माननीय संपादक महोदय बागरेचा जी को और पूरी टीम को, जिन्होंने यहाँ पे कटंगी में एक एजेंसी देकर हमारे सभी लोगों के लिए एक नई चीज़ जानने की और एक नई चीज़ समझने के लिए बालाघाट एक्सप्रेस की यहाँ पे एजेंसी दी। मैं उनको साधुवाद का पात्र समझता हूँ, धन्यवाद। और ये भी कहना चाहता हूँ कि बालाघाट एक्सप्रेस जो पेपर है बहुत ही जोरदार, जानदार, शानदार पेपर है। वहीं समाज सेवी संजय सिंह कछवाहा ने आशा व्यक्त की कि बालाघाट की तरह कटंगी में भी बालाघाट एक्सप्रेस बुलंदियों को छुएगा। कटंगी बालाघाट जिले का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ संसाधन बहुत है लेकिन उसका दोहन नहीं हो पाया है, और मुझे लगता है कि समस्या भी बहुत है लेकिन उनका हल नहीं हो पा रहा है। तो पेपर एक बहुत सशक्त माध्यम होता है। मैं सुरजीत भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो भी लोकल की समस्या है, जनभावना से रिलेटेड समस्या है, और एक निष्पक्ष पत्रकारिता करे, जिससे बालाघाट एक्सप्रेस एक जिले में जो नाम पहचाना जाता है कटंगी में भी नई ऊंचाइयों को छुए। इस समारोह को कटंगी पत्रकार संघ के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और बालाघाट एक्सप्रेस के कटंगी के नवनियुक्त संवाददाता सुरजीत सिंह ने भी पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला। सोच मेरी ये है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनको पत्रकारिता के माध्यम से, और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सच का साथ दें, सच का साथ दें। आज इसमें बहुत अजब सा माहौल है। मैं चाहता हूं कि सब सच का साथ दें, सच के साथ सामने आए। जिला सहकारी केंद्र बैंक बालाघाट के अंतर्गत आने वाली सभी 126 सहकारी समितियों को जल्द ही कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। साथ ही जिले की 5 ब्रांचों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस नए कार्य को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2019 रखा गया है, जिसकी तमाम जानकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने कंप्यूटराइजेशन के लिए गठित प्रदेश स्तरीय समिति के सदस्य नियुक्त किए जाने पर दी। शुक्रवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए PS धनवाल ने बताया कि मार्च 2018 के वित्तीय वर्ष में बैंक ने 8 करोड़ 93 लाख रुपए शुद्ध लाभ के रूप में अर्जित किए हैं। साथ ही उनका चयन कंप्यूटराइजेशन के लिए गठित प्रदेश स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में किया गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के द्वारा मार्च 2018 की स्थिति पर अर्जित शुद्ध लाभ है वो इस वर्ष लगभग 8 करोड़ 93 लाख का अर्जित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगना है। यह सब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के संचालक मंडल के सतत और कुशल मार्गदर्शन एवं जिले के सभी कृषक बंधुओं एवं अमानतदारों का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में जो विश्वास उनके द्वारा व्यक्त किया, उसके कारण यह संभव हो पाया है। इसमें हमने अनेक सुविधाएं भी गत वर्ष में हमारे अमानतदारों को, किसान बंधुओं को प्रदान की गई हैं। प्रमुख रूप से उसमें एक किसान क्रेडिट कार्ड है। उसके अलावा हमने एक अमानत संकलन का पखवाड़ा भी आयोजित किया गया था, जिसमें इस जिले के सभी अमानतदारों के द्वारा भारी विश्वास व्यक्त किया गया। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के साथ हम सतत रूप से अभी गत वर्षों में कर्मचारियों को हमने बार बार प्रशिक्षित किया है, और उसका ही परिणाम है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में के जो लाभ है उसमें इतना उछाल आया है। इसके लिए अभी हम एक और नया कार्रवाई जो है हम करने वाले हैं, वो है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं जो बैंक से संबंध है, उनका कंप्यूटराइजेशन करने की एक योजना है। और उसमें मुझे ये बताते हुए भी अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे प्रदेश स्तरीय एक समिति है, उसमें बालाघाट बैंक के महाप्रबंधक को सदस्य मनोनीत किया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रदेश स्तरीय समिति में बैठकर मैं बालाघाट जिले के सहकारी क्षेत्र को लाभान्वित कर सकूं। नगर पालिका परिषद और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन हॉकी प्रशिक्षण शिविर में 6A साइड हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका समापन शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, विजय वर्मा और हॉकी प्रशिक्षक सुनीता सिद्दीकी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ये 6 साइज बच्चों का टूर्नामेंट यहाँ पे लगभग 5 दिन से चालू है।
आज उसका समापन है। और हॉकी का कैंप भी यहाँ पे लगभग 100 बच्चे प्रतिदिन हॉकी की कोचिंग ले रहे थे। और ये सुनीता मैडम और उनके पति और ये जो सीनियर्स खिलाड़ियों ने आकर के यहाँ पे बाकायदा कोचिंग दिया और इनको बाकायदा हम इनकी डाइट भी बिस्कुट, कहीं चने, कहीं पे फल, केले वगैरह ये सब दे करके इनको प्रोत्साहित भी कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और हॉकी का लाभ लें। और बालाघाट की हॉकी को जीवित रखने के लिए अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हम बालाघाट से निकालें जो आने वाले समय में हमारे नगर का और हमारे ज़िले का नाम रोशन करें। परिचय बताएं। मैं श्रीमती सुनीता सिद्दीकी, जिला हॉकी प्रशिक्षक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग से। जैसा कि हमारे यहाँ हमेशा से हॉकी का निःशुल्क प्रशिक्षण साल भर चलता है, लेकिन हमारे यहाँ खेल विभाग द्वारा शिविर आयोजित किया जाता है जिसमें खिलाड़ियों की गुणवत्ता आंकने के लिए करीब मेरे पास 100 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता आंकने के लिए हम उनके बीच में आपस में प्रतियोगिता कराते हैं जिसका नाम 6 साइड हॉकी प्रतियोगिता रखा गया है। इसमें करीब 6 बच्चे एक टीम से खेलते हैं और एक छोटा ग्राउंड बनाया जाता है जिसके द्वारा उनकी गुणवत्ता आंकी जाती है। और ये 5 दिनों से ये प्रतियोगिता चल रही है जिसका समापन आज है। मैडम, क्या क्या गुर सिखाया जाते हैं 6 साइड? जैसे बच्चों को छोटे पासेस कैसे देने चाहिए छोटे ग्राउंड में, और उनको ड्रिबल, डॉस मारना। और इसमें गेम काफ़ी फास्ट चलता है, जैसे बड़े ग्राउंड की अपेक्षा इसमें बहुत फास्ट गेम होता है। बच्चे तुरंत स्टार्ट करते हैं और डॉस मारना अपने मतलब इसमें गोलकीपर नहीं खेलता है और 6 बच्चे खेलते हैं। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया था। वेनगंगा क्लब में आयोजित इस शिविर का समापन किया गया। वहीं 9 और 10 जून को जिला स्तरीय प्रतियोगिता भी रखी गई है। मैं रुपेश मिश्रा, बैडमिंटन कोच हूँ। सर, किस के तहत ये शिविर लगाया गया था? डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन और RNS बैडमिंटन एकेडमी के अंतर्गत एक कैंप लगाया गया था जो शुरुआत हुई थी 15 अप्रैल से और आज इसका समापन है। तो सर, क्या क्या देखा गया बच्चों में और कितने बच्चे पार्टिसिपेट लिए? इस साल जो मैंने देखा कि बच्चों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो छोटे बच्चे अभी आ रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया कैंप में और उनसे काफ़ी उम्मीद है कि आगे जाने के बाद वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाके परफॉर्म कर सकेंगे। सर, क्या क्या देखते हैं जैसे प्रशिक्षण के दौरान बच्चों में कि अपने खेल का किस तरीके से प्रदर्शन कर पाया ये? नहीं, बच्चों में अभी काफ़ी इंटरेस्ट रहा बैडमिंटन को लेकर के। जो अभी पूरे इंडिया के अंदर जो माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए बालाघाट के बच्चों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। काफ़ी इंटरेस्ट उन्होंने अपना परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाया है। कितने माह चला है सर? ये करीबन 1.5 महीने चला। नगर के विभिन्न जगहों पर स्थित खाली प्लॉटों के मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने पर इन प्लॉटों का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। सर, नगर पालिका द्वारा विगत साल खाली प्लॉटों में बोर्ड लगा करके अपने अधीन कर रही थी। कितने जगहों को चिन्हित किया गया और कितनों के मालिक आ चुके हैं सर अपना हक जताने के लिए? बहुत कुछ प्लाटों के मालिक आए, उन लोगों ने अपने प्लाटों में बाउंड्री वाल भी डाले और कुछ लोग ने भरन भरे। बाकी जो प्लाट बचे थे उस पर कार्रवाई चल रही है। हमने पटवारी साहब को और एमएलए को भी दे दिए कि इसकी अधिग्रहण की कार्रवाई और उनको नोटिस भी दिया गया है। लगभग 30-35 प्लाटों में हमने शहर में ये करे थे और बोर्ड हमने बना के रखे थे, 100-150 बोर्ड बना के रखे थे। जहाँ जहाँ लोगों ने आपत्ति ली है, जिस प्रकार लोगों ने बताए, पार्षदों ने बताए, वार्ड वासियों ने बताए, तो वहाँ हमने कार्रवाई करी। इसका रिजल्ट क्या अच्छा मिला? नहीं, अच्छा रिजल्ट मिला ना। वो प्लाट वाले खुद ही दौड़ के आए, अपने प्लाटों की बाउंड्री वाल करे, किसी ने भरन भरा। अब कई तो रहते ही हैं जो देख लेते, संभाल लेंगे वाले, कई प्रकार के लोग मिलते हैं। सर, क्या कार्रवाई की गई जिन पर कार्रवाई की है? हमने इनके राजस्व विभाग में भी भिजाए हैं प्लाटों के पूरा, और किसके प्लाट है, क्या है, क्या उनकी जानकारी है नहीं, और किसके प्लाट है। लोगों ने प्लाट लेकर के इन्वेस्ट करके रख दिए हैं, खाली पड़ा हुआ है। कोसमी के पास 2 बाइक की भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों तपेश हीरको, दुर्गेश मोहारे और महेश नगपुरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम आमगांव में एक युवक को उसके बड़े भाई ने चेहरे पर ब्लेड मारकर घायल कर दिया। घायल संतलाल उइके को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि दोनों भाइयों के बीच घरेलू विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते उसके बड़े भाई संतोष ने शराब के नशे में उस पर ब्लेड से वार कर घायल कर दिया। लालबर्रा से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मेरे गांव में 7 जून को ढूठी नहर के पास स्थित भोलेश्वर पिता पोतनलाल बिसेन के मकान में लगे पोल्ट्री फार्म के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से धराशायी हो गया। घटना के संबंध में पोल्ट्री फार्म के संचालक भोलेश्वर बिसेन ने बताया कि 7 जून को रात्रि 8 बजे तूफान व बारिश के दौरान अचानक पोल्ट्री फार्म के ऊपर बिजली गिर गई, जिससे पूरा पोल्ट्री फार्म गिर गया, जिसमें दीवार पर सीमेंट सीट, पानी की टंकी, लोहे एंगल, मुर्गियों का दाना सहित अन्य सामग्री खराब हो गई, जिससे लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है। श्री बिसेन ने बताया कि पोल्ट्री फार्म 3500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था, जिसे 10 वर्षों से संचालित किया जा रहा था। श्री बिसेन ने बताया कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के चूजे नहीं थे, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कैसी की घटना हुई जो आपके टूटा हुआ है? करीबन 8 बजे की बात। कल रात की आंधी तूफान के साथ जो घटना, तो कितना क्या हुआ है आपका नुकसान अभी यहाँ पे? उसका धीरे 5 लाख के लगे। 5 लाख के पास? नहीं, बिजली गिरी से। तो इसमें क्या था? सामान यानी तुम्हारे मुर्गियों के सामान, दाना वाना और ये तुम्हारे बर्तन वगैरह थे। तो अभी मुर्गी के बच्चे नहीं थे? तो अभी कोई जांच पे कोई आ पाया? अभी नहीं आ पाया है? अभी नहीं आया। कोई देखने पे नहीं आया अभी? वो सरपंच आए थे। और लालबर्रा जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक एक बार फिर 8 जून को आयोजित की गई। इस बैठक में अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी, सीईओ गायत्री कुमार सारथी सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे, लेकिन जनपद सदस्यों में एकमात्र भाजपा समर्थित श्रीमती स्वर्णलता ठाकुर ही उपस्थित रहीं। इस पर कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करनी पड़ी। आज जनपद पंचायत लालबर्रा में सम्मान सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें फिर पुनः आज सभी माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति पाने के कारण बैठक स्थगित की गई। चूँकि सामान्य सभा की बैठक में जनहितैषी क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव लिए जाते हैं, जिसके कारण सदस्यों की अनुपस्थिति होने से हमारे जनपद पंचायत लालबर्रा के विकास में और योजनाओं के क्रियान्वयन के विकास में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं सभी सदस्यों से ये कहना चाहूँगी कि हमको जनता ने चुन के जनपद सदस्य बनाया है, तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। फिर क्या निर्णय लिया गया है आगामी बैठक? अभी आगामी तिथि घोषित नहीं की गई है, जल्द ही आगामी सामान्य सभा की बैठक की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। हम जो है, हम लोग का जो काम है वो माननीय अध्यक्ष से तिथि लेकर के एजेंडा अनुसार सामान्य सभा की बैठक की सूचना माननीय सदस्यों को और अधिकारी कर्मचारियों को पहुंचाना है। हमारे अधिकारी कर्मचारी आए थे और अध्यक्ष मैडम भी आई हैं, लेकिन माननीय सदस्य अभी तक नहीं आए हैं। वो क्यों नहीं आए हैं, है ना, ये हमें तो अभी तक मालूम नहीं है। तो इसमें कोई कार्रवाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो अपन कह नहीं सकते, है ना, बात भी नहीं कर सकते कि आज आपको मीटिंग में आना ही पड़ेगा, ऐसे टाइप का, है ना। ये उनकी उस पर है, विवेक पर है। अब वो किसी कारण से नहीं आए हैं तो इसमें कुछ कहना संभव नहीं है। लालबर्रा में बीती रात आए हवा तूफान में विद्युत व्यवस्था काफी प्रभावित रही।
नगर के सिंधी मोहल्ला से गुजरी बाजार वाले क्षेत्र में एलटी तार टूटकर गिरने से यहां रात भर विद्युत प्रवाह ठप रहा। GR टेमरे सहायक लाइनमैन भी। सर कैसे क्या ये वायर टूटे? जो वायर क्या है, ये पुराने हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो रात में अचानक हवा तूफान में टूट गया था। तो कितने बजे घटना होगी रात में? 12 बजे रात क्या है। तो सर रास्ते ही लाइट गोल है यहाँ पे? हाँ, रात से ही गोल है। मतलब फिर हमने क्या है, काट पीट दी। अब क्या आदमी की व्यवस्था नहीं थी तो इसको काट के रख दी है। अभी अब खींच रहे हैं। मतलब तो कितना टाइम और लगेगा इसको? बस अधिक से अधिक 15-20 मिनट लगेगा। सर कहीं और भी वायर टूटे? नहीं, कहीं नहीं टूटे वायर वगैरह, बस एक ही जगह ही है। एक ही जगह, बस इसके बाद हम चालू कर देंगे। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर गुरुवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बुद्ध सिंह भगत, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी और पवार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर BM शरणागत प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इन वक्ताओं ने इस विचार गोष्ठी में अपने विचार रखे। दिमाग पे मानस पटल पे जीवान करना चाहिए। उनका व्रत भगत जी ने रखा। मैं कुछ तात्कालिक उन विषयों को रखना चाहूंगा जिनकी आज आवश्यकता है, जिसको आधार बना करके हमारे सामने जो 2018-2019 का लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त भी कर सकते हैं और हमारे सामने जो है उनको परास्त भी कर सकते हैं। प्रबुद्ध जनों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ मेरे जैसा सामान्य आदमी तर्क संगत बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप ज्यादा सोचते हैं, इंटरनेट का समय ज्यादा देखते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं और अधिक चिंतन भी करते हैं। हम लोग को समय अभाव में जितना हो सकता है उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। एक लाइन में केंद्र की सरकार की इन 4 सालों की उपलब्धियों को यदि हम व्याख्या करना चाहें, एक लाइन में, तो वह यह है कि मेरे मत इस देश का सम्मान दुनिया के राष्ट्रों में मानवर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमको प्राप्त हुआ, इससे बड़ी उपलब्धि हमारी और कोई नहीं हो सकती। उनके सामने बहुत छोटा हूं मैं, लेकिन पार्टी का आदेश था, मुझे आना था। निश्चित तौर से आपको सारे विषयों की जानकारी है और मैं यदि कहूं कि वर्तमान समय में देश में चल रही सरकार, हम जिस राजनीतिक दल में काम करते हैं, उस राजनीतिक दल में हम एक ध्येय और एक उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। हमारे लिए सत्ता कोई इस बात की प्राप्ति का नहीं है कि हम पूर्ण रूप से सत्ता पे ही हासिल करके, बल्कि वो हमारे लिए एक साधन है जिसके हिसाब से हम देश के विकास और जनता के उत्थान की तरफ काम कर सकते हैं। मैं देश के मोदी जी की सरकार के पहले आपको कुछ सरकारों ने जो देश के अंदर शासन किया, हम मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप से देश के अंदर मानते हैं। और सेवक वो होता है जिसके अंदर ये भाव होते हैं कि जनता की सेवा हमको करनी है। समाज के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक, वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का मुझे सफलतापूर्वक निर्वहन करना है। ये संवेदनाएं जब किसी के अंदर होती है, तब एक सेवक के रूप में वो देश के अंदर काम करता है।
मैं आपको उस सरकार की ओर लेकर चलना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, तो मध्य प्रदेश की वर्तमान पीढ़ी को वो जानकारी नहीं है कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश क्या है। लेकिन आप वरिष्ठ जन हैं, आपको पता है कि मध्य प्रदेश और देश में जो सरकारें हुआ करती, इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार हुआ करती जिस देश की सरकार के बारे में यदि आप बात करेंगे, जीवन की हर संकट का हल जीवन से ही हर पल मिलता है। तो इसी राह पर आज मोदी जी के साथ हम सब देश के वासी चल रहे हैं और पूरा विश्वास है कि इस उगते सूरज को हमारी ऊर्जा और अपने विश्वास से हम जलाए रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित विभूतियों का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। यार बहुत आते हैं पापा, कंधों पर जो घुमाते थे, कभी मम्मी मारती थी, चॉकलेट से में बनाते हैं। पापा मुझे मत रोको, पापा मुझे मत रोको, मुझको शर्म पाना। अब जब ऐसे लोग जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, अगर हम उनके लिए मोदी सरकार को नहीं बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे? देश के बारे में कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। मेरे को ये बिल्डिंग बनानी है, मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, मेरे को ये इनोवेशन करना है, मेरे को वो करना है, ऐसा करना है। Who is speaking about the country? आज देश की सोचने की जरूरत है। अगर आपने देश को नहीं सोचा, एक मुट्ठी सा पाकिस्तान आपके ऊपर हाथ उठाने लगेगा, आपको समझ लेगा। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो मात्र 13 करोड़ पॉपुलेशन मुसलमानों की। अभी लास्ट टाइम आपने थॉट्स में पढ़ा होगा, 2050 में हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है मुसलमानों की, वो 25 करोड़ से बढ़ेगी। और उस दिन आप में किसी में ताकत नहीं है कि आप मुसलमानों को, हिंदुस्तान को बचाने से सकते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कान्हा क्षेत्र में 10 दिनों से चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन। एमपी और छत्तीसगढ़ की फोर्स रोक रही है नक्सलियों को। 22 नक्सली है जिले में घुसने की फिराक में। छात्रावास, पंचायत और सूने मकानों को निशाना बनाने वाले 6 चोर गिरफ्तार। 4 लाख का सामान भी बरामद। चलते ऑटो से गिरने से एक व्यक्ति की मौत। रोजगार मेले में पहुंची 30 कंपनियां, 1,500 से अधिक युवाओं का किया गया चयन। और बालाघाट एक्सप्रेस के कटंगी कार्यालय का समारोह पूर्वक हुआ शुभारंभ। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।